जस्ट वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। जो शब्द बांटने के तौर पे इस्तेमाल किए जाए उन सारे शब्दों को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ओनली 6 शब्द थे। उनको से दिस, दैट, दिस, दोस, सच एंड वन। दिस का इस्तेमाल जनरली हम लोग पास की चीज को इंडिकेट करने के लिए करते हैं, जैसे दिस इज अ कार, और यही कार अगर दूर है तो दैट इज अ कार। इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए थे। उसके अलावा दिस का हम लोग प्लूरल नाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज पास है। क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, दीज आर चेयर्स एंड दोज आर चेयर्स। सच और वन, सच का इस्तेमाल हम लोग काइंड बताने के लिए करते हैं, एंड वन का इस्तेमाल जनरली किसी चीज को बाला, जैसे वन का मतलब क्या होता है, बाला। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आया आप जनरली ये बोलते हो दैट इज वन, दैट वन, दिस वन, दैट वन। इस तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी और साथ साथ हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज की थी, राइट। और आज का जैसे आप दोस्तों आप हेडिंग देख सकते हो, आज यू कैन सी द हेडिंग विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो लेट्स हैव अ ग्लांस व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड हाउ इट इज यूजफुल इन आवर सेंटेंसेस। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, शब्द से पता चला किसी चीज़ को रिलेट करना, किसी चीज़ का संबंध बताना। रिलेटिव प्रोनाउन जनरली हमारे घर में भी रिलेशन होते हैं, संबंधी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो किस तरीके से, रिलेटिव प्रोनाउन नाउन का रिलेशन बताने वाले शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो नाउन के बारे में आपको जानकारी देगा, मतलब नाउन के स्थान पर या नाउन के बारे में जानकारी देने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन। इस कैटेगरी में मैं पहले देखो शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जनरली अभी आपको सिर्फ 2 ही चीज़ बताऊंगा। पहली बताऊंगा मैं आपको हु और होम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस और किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना सेंटेंसेस में, राइट। विच भी होता है, दैट भी होता है, हुज भी होता है, हुम भी होता है, राइट। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं हु और होम की, राइट। तो चलिए पहले दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। दोनों ही होंगे इंसान के लिए यूज होंगे, पहली बात। दोनों ही किसके लिए यूज होंगे, इंसान के लिए। हु जो होगा दोस्तों आपका सब्जेक्टिव केस में यूज होगा, सब्जेक्ट के तौर पे वर्क करेगा। और आपको जो हुम जो होगा उस किसके तौर पे वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे, राइट। इतना समझ में आ गया। हु किसके लिए लगाएंगे, सब्जेक्ट के लिए, और हुम किसके लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए। इज दैट क्लियर। इस छोटा सा ये जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इनको क्लॉज भी बोला जाता है जनरली। हम लोगों ने 11th और 12th क्लास में क्लॉज सॉल्व किए होंगे कि नाउन क्लॉज से ऐड करो इसको, है ना, एडजेक्टिव क्लॉज से ऐड करो, एडवर्ब क्लॉज से ऐड करो। और हम लोग वहाँ पे एक प्रकार से फ्लेवर का स्टेज, मतलब इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग उसको सेंटेंस को बना नहीं पाते। आज आपके सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर करूँगा, राइट। तो स्टे ट्यून। हु किसके लिए लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के लिए, और हुम किसके लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के लिए। जब भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिमांड होगी तो वहाँ पे सब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा, हु, और हुम किसकी कमी पूरी करेगा, ऑब्जेक्ट की। हु का मतलब होता है जो, और हुम हो जाएगा जिसे। हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, जिसे। हु का मतलब होता है जो, और हुम का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसे। ये जो शब्द आप देख रहे हो जनरली इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है। जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब ये इस्तेमाल होते हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोला हु इज़ ही, जनरली वह कौन है, आंसर में क्या आता है, ही इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप नाम लोगे, ही इज़ अ राज, ही इज़ अ श्याम, इस तरीके से। तो इन शब्दों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जब इन शब्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर ये रिलेट करेंगे, क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, एक नाउन का रिलेशन बताएंगे। तो इन्हीं को तभी इन्हीं को क्या बोला जाता है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। चलिए सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं, लेट्स हैव अ ग्लांस। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। किस तरीके से हु और हुम का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंसेस में कर सकते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस में लिखना चाहा, आई मेट राहुल। पहले समझ लो हु का इस्तेमाल किसके तौर पे करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के तौर पे, और हुम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे, राइट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिमांड होगी वहाँ पर क्या लगाया जाएगा, हुम, और जहाँ पर सब्जेक्ट की डिमांड होगी वहाँ पर क्या लगाया जाएगा दोस्तों, हु। इज दैट क्लियर। चलिए आई मेट राहुल, मैं किससे मिला, राहुल से मिला, राइट। डैश डिड दिस, मैं राहुल से मिला जिसने यह किया, या जिसने यह किया। मैं राहुल से मिला जिसने यह किया। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, राहुल। लेकिन इस सेंटेंस को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब लगी हुई है, उसका ऑब्जेक्ट लगा है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की है। तो मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट के तौर पे काम कौन करता है, हु, और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कौन करता है, हुम। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा आपका, हु।
आई मेट राहुल हु डिड दिस, मैं किससे मिला, राहुल से मिला जिसने यह किया। अब ये जो हु जो लगा है किसके लिए लगा है, राहुल के लिए ही लगाया गया है ताकि आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके। तो राहुल के लिए ये मैंने हु लगाया है जो इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो हु लगा है किसके लिए है, राहुल के लिए। राहुल के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है, या आगे की जो बात बता रहा है ना वो किसके बारे में है, राहुल के बारे में। इसलिए यहाँ पर कौन सा केस आएगा, आपका सब्जेक्टिव केस आएगा। समझ में आया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक शब्द होता है एंटीसीडेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जिसके लिए वह शब्द इस्तेमाल किया जाए, जिसके लिए हु, हुम, विच, दैट ये शब्द इस्तेमाल किए जाएँ वो सेंटेंस का क्या होता है, एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर राहुल हु किसके लिए लगाया गया है, राहुल के लिए। तो राहुल हु का क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटीसीडेंट। इसको क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट, राइट। तो राहुल हु का क्या हुआ, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है इससे पहला वाला शब्द जिसके लिए यह इस्तेमाल किया गया है। राहुल से मतलब इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब ये जो ब्लैंक प्लेस है ना, इससे पहले वाला शब्द, ये हु, हुम जो भी आप लगाओगे उससे पहले वाला शब्द जिसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है उसको क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट। उस सेंटेंस का क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट। एडवर्ब होगा तो एडवर्ब का एंटीसीडेंट होगा, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव का क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटीसीडेंट। फिलहाल देखते हैं, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने सब्जेक्टिव केस में किसका इस्तेमाल किया, हु का। चलो और थोड़ी कोशिश करते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला। अगेन, डेस यू कॉल्ड, जिसे तुमने बुलाया, जिसे तुमने बुलाया। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये क्या हो गई, वर्ब, और वर्ब का ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो क्या हो गया, राहुल। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये उसकी वर्ब है। अब यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं, यहाँ पर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या दिया है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। अब जरूरत किसकी है, ऑब्जेक्ट की। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, हुम। समझ आया। आई मेट राहुल हुम यू कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर राहुल ने कोई काम नहीं किया है, ऐसा भी समझ सकते हो। यहाँ पर राहुल ने कोई काम नहीं किया है, यहाँ पर राहुल ने काम किया है और यहाँ पर राहुल ने काम नहीं किया है। यहाँ पर राहुल ने क्या किया है, यह काम किया है, तो उसके लिए मैंने क्या लगाया, हु। लेकिन यहाँ राहुल पे काम हुआ है, राहुल ने काम नहीं किया है, राहुल पे काम हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में मैंने किसका प्रयोग किया, होम का। इज दैट क्लियर। आगे देखते कुछ और एक्सरसाइज। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। डेस वर्क्स हार्ड, यह वही लड़का है जो क्या करता है, कठोर परिश्रम करता है। अब बताओ, दिस इज द बॉय, ये लड़के के बारे में, आगे जो डिस्क्रिप्शन है वो किसके बारे में, लड़के के बारे में। तो इसके लिए क्या लगाऊंगा, सब्जेक्टिव केस हु, क्योंकि यहाँ ये वर्ब है और ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जरूरत किसकी है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट की है, तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, हु। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है जो कठोर परिश्रम करता है, राइट। इज दैट क्लियर, समझ आ गया। आगे देखते हैं। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है। ऑल प्रेजेस, ऑल आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। ये वही लड़का है जिसकी सभी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। ऑल आपका सब्जेक्ट होगा, प्रेज आपकी वर्ब हो गई। अब जरूरत किसकी है, किसकी तारीफ करते हैं, किसकी तारीफ की जा रही है, लड़के की। तो लड़का ऑब्जेक्टिव केस में जा रहा है, जिसकी तारीफ की जा रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, होम। समझ में आ गया। दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, ये वही लड़का है जिसकी सभी तारीफ करते हैं। तो हु आपका सब्जेक्टिव होता है और होम आपका क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव, राइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। डेज डाइड यस्टरडे, अब यहाँ पर ये वर्ब हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जरूरत किसकी है इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट की। किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, हु। तो यहाँ पर डिमांड किसकी है, सब्जेक्ट की। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है जो कल चल बसा, राइट। तो दीज आर सम एक्सरसाइज, और इसमें समझाना चाहा किस तरीके से सेंटेंस में हु सब्जेक्ट का काम करता है और हुम ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इन एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी कुछ एडवांस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इफ़ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेंटेंसेस देन यू कैन हैव। ओके, सो गाइस लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। देखिए मैंने कुछ और सेंटेंस लिखना चाहा, अब देखते हैं हु और हुम किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। पहला सेंटेंस देखो जरा। द मैन, आदमी, इज ऑनेस्ट, ईमानदार है।
और जिस पे विश्वास किया जाए या जिसकी प्रशंसा की जाए। जो आदमी ईमानदार होता है उसकी हर जगह क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। द मैन इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं वो विश्वास पात्र भी होता है, मतलब उसकी हर जगह प्रशंसा भी की जाती है। सेंटेंस का अर्थ कुछ ऐसा निकलेगा। अब देखो जरा, हमें यहाँ पर हु आएगा या हुम आएगा, पहले आप जरा सोचो क्या आना चाहिए। द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन इज ट्रस्टेड। अब ये जो इज ट्रस्टेड इज ऑनेस्ट, दोनों में से कोई इस मैन के लिए तो होगा, ठीक है ना। मान लो द मैन के लिए क्या हो गया, इज ट्रस्टेड, तो द मेन सब्जेक्ट हो गया, इज उसकी वर्ब हो गई और ट्रस्टेड क्या होगा, मतलब इज क्या हो गया वर्ब और ट्रस्टेड क्या होगा ऑब्जेक्ट। या ऑब्जेक्टिव केस में या उसको जनरली वो पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। द मेन इज ट्रस्टेड, जिस पे विश्वास किया जाए, तो सब्जेक्ट और ये वर्ब और इस तरीके से सेंटेंस क्या होगा, पहला कंप्लीट हो गया। अब इधर देखो, इज ऑनेस्ट ये वर्ब है और ऑनेस्ट उसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर डिमांड किसकी दोस्तों, सब्जेक्ट की। किसकी डिमांड है, इस सेंटेंस को क्या चाहिए, अब सब्जेक्ट चाहिए ना। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उसकी हर जगह क्या होती है, प्रशंसा होती है या जिस पे विश्वास किया जाता है। दूसरा सेंटेंस देखें, राज इज द बॉय, राज वही लड़का है, डेज सी लव्स, जिससे वह प्रेम करती है। अब राज इज द बॉय, राज क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गई वर्ब, वर्ब का ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो बॉय होगा, लेकिन इन सेंटेंस में जरूरत क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट बचा। क्या दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, होम, जिससे वह प्रेम करती है। ओके फाइन, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय हु, क्या लिखा है, द बॉय हु डैश लेजी वॉज पनिश्ड, जो लड़का आलसी था उसको सजा दी गई। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब पिछला शब्द जिसके लिए ये हु इस्तेमाल किया गया है। अब देखो, द बॉय हु डैश लेजी वॉज पनिश्ड, हर बार ऐसा थोड़ी ना होगा सेंटेंस में आपको हु और हुम ही लगाना है। कहीं कहीं पर आपको वर्ब्स की एरर भी पूछी जा सकती है कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना हो कहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। लेट्स हैव अ ग्लांस। देखिए, द बॉय हु लेजी वॉज पनिश्ड, यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगाए हैं, लेजी। किसके लिए लगाया है, इसी लड़के के लिए लगाया गया है जिसको क्या दी, सजा दी गई, राइट। अब यहाँ पर वॉज आएगा, वर आएगा। अब देखो उसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे। हु किसके अकॉर्डिंग काम करता है, अपने पिछले शब्द के अकॉर्डिंग, और पिछला शब्द क्या है, बॉय। एस लगाएगा, सिंगुलर है, अगर बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर, ठीक है ना। द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड, जो लड़का आलसी था उसको क्या दी गई, सजा दी गई, ठीक है ना। इधर दूसरा सेंटेंस देखो, द बॉयज हु डैश लेजी वर पनिश्ड। अब बस वर्ब की एरर है इसमें, आप स्वयं कर लोगे। हु से पहले नाउन कौन सा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या जाएगी, प्लूरल। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपसे बीच में एरर पूछी जाए, शुरू में भी हो सकता है। कुछ सेंटेंस और मैंने लिखना चाहा, यहाँ तो आसानी से आपने बॉय के लिए क्या लगा दिया, वॉज, बॉयज के लिए क्या लगा दिया, वर्ब, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सिंगुलर वर्ब। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखो नीचे, आई हु डेस योर फ्रेंड विल सेव यू, मैं जो तुम्हारा मित्र हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। अब यहाँ पर बताओ कौन सी वर्ब आएगी, इज आएगी, आर आएगा या फिर एम आएगा। मैंने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले शब्द के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछला शब्द, जो भी शब्द हु से पहले आएगा, जो भी जो ब्लैंक से पहले जो शब्द है ना, आप इनको सबको क्या समझो, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अपने एंटीसीडेंट, इसको क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, राइट। अब यहाँ पर देखो, हु से पहले क्या है, आई, हु से पहले क्या है, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। आई हु एम योर फ्रेंड विल सेव यू, समझ में आ गया। चलो दूसरा सेंटेंस देखो, थोड़ा सा और मैंने कन्फ्यूजन करने के लिए थोड़ा इसको, वही सेंटेंस लेकिन अलग तरीके से लिखा। आई एम द पर्सन, मैं वह आदमी हूँ या वह व्यक्ति हूँ, हु टू ब्लेम, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए, जिसको आरोपी ठहराया जाए, राइट। अब आई एम द पर्सन हु आर ब्लेम, इज ब्लेम, एम ब्लेम, कौन सी वर्ब आई, मैंने क्या बोला आपको, हु किसके लिए काम करता है, अपने पिछले शब्द के लिए। अगर यहाँ पर आपने एम लगाने की कोशिश की
तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एम लगा भी नहीं सकते हो ना आप, क्योंकि आई तो बहुत दूर है। मैंने क्या बोला, जस्ट उसका पिछला शब्द, और पिछला शब्द कौन है, पर्सन। क्या है, पर्सन। और पर्सन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनता है पीपल। पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या जाएगी दोस्तों, इज। समझ में आ गया। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको एरर थोड़ा सा मॉडिफाई करके या थोड़ा सा उलझा के आपसे पूछी जा सकती है। तो आई एम द पर्सन हु इज़ टू ब्लेम, मैं वही आदमी हूँ जिस पे क्या किया जाए, जिसको इल्ज़ाम लगाया जाए, जिसको आरोपित ठहराया जाए। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आ सकती है। चलिए कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हु और हुम अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, ओके, सो लेट्स हैव ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। ये जो दो सेंटेंस आप देख रहे हो, जनरली हम लोग 11th और 12th में इस तरीके से हम लोगों को एग्जाम्पल्स आते थे, और हम लोगों को क्या करना पड़ता था, हु और होम में से जनरली इसको क्या करना था, कंबाइन करना था, जिसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, नाउन क्लॉज। किनका क्या बनाओ, नाउन क्लॉज से सेंटेंस को क्या करो, कंबाइन करो। बहुत सड़ी सी चीज़ें थी, लेकिन आप क्या करें, उस समय में कुछ पता नहीं था। देखो ये जो चीज़ है ना, अगर आपको लिंक समझ में आ गई ना तो बहुत ईजी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये चीज़। राइट, लिंक समझ में आ गई ना कि वहाँ पर वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्टिव रूप में यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव रूप में, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल ऐसे उठाए जो उन एग्जाम्पल से थोड़े से अलग है, जहाँ पर आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि हुम लगाना है, हु लगाना है। राज लव्स म्यूजिक, राज किसको पसंद करता है, म्यूजिक को। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ हिज टीम, जो उस टीम का क्या है, डायरेक्टर है। या आप चाहो तो यहाँ पर कैप्टन कर लो, तो दैट वुड बी बेटर। क्या कर लो, कैप्टन। राज लव्स म्यूजिक, हु इज़ द कैप्टन ऑफ हिज टीम। राज म्यूजिक को पसंद करता है, जो टीम का क्या है, कप्तान है। अब इस सेंटेंस में देखो, यहाँ पर इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। हु किसके लिए यूज़ हुआ है, अपने एंटीसीडेंट के लिए। और हु हमेशा किसके लिए यूज़ होता है, लिविंग के लिए। किसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, लिविंग के लिए। म्यूजिक क्या लिविंग है क्या, और म्यूजिक अगर लिविंग, चलो मान लो म्यूजिक को आप अगर लिविंग बना रहे हो, तो वो टीम का कैप्टन कैसे हो सकता है। अगर म्यूजिक टीम का कैप्टन हो सकता है तो बिल्कुल सही है, लेकिन नॉन लिविंग क्या होता है, यहाँ पर क्या है आपका म्यूजिक। तो पहली बात तो यहाँ पर जो हु लिखा हुआ है यही गलत लिखा है म्यूजिक के साइड में। हु हमेशा अपने एंटीसीडेंट के लिए काम करता है, यहाँ पर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट होना ही होना। मेन आ सकता है, पर्सन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आता तो ये सेंटेंस सही था। पहली बात तो हु, जो यहाँ पर जो म्यूजिक लिखा है, यहाँ पर अगर विच आता, चलो मान लो आप सोच रहे हो सर विच होता तो तब भी तो करेक्ट हो जाता। हु हम इंसानों के लिए लगाते हैं, म्यूजिक आपकी नॉन लिविंग है, तो हम विच का प्रयोग कर दें। चलो मान लो विच का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया, तो क्या विच टीम का कप्तान हो सकता है क्या, सब्जेक्टिव रूप में विच किसी टीम का कप्तान बन सकता है क्या, होगा तो कोई इंसान ही होगा। तो पहली बात तो इस सेंटेंस को हमको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपना पिछला शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया गया है उसके बगल में रहे तो ही बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, राज के जस्ट बगल में लिखना है, राज हु इज द कैप्टन, राज हु इज द कैप्टन ऑफ हिज टीम। और लास्ट में आएगा आपका लव्स म्यूजिक। क्या जाएगा, लव्स म्यूजिक। इस तरीके से लिखा जाएगा। राज हु इज़ द कैप्टन ऑफ हिज टीम, राज जो कि अपने टीम का कैप्टन है, वो क्या पसंद करता है, म्यूजिक पसंद करता है। तो इस तरीके से दोस्तों लिखा जाएगा, क्योंकि हमको हु को उठा के कहाँ रखना है, जिसके लिए वो इस्तेमाल किया गया है। कौन है टीम का कप्तान, राज ही है ना। तो ये जो हु है सब्जेक्टिव केस किसके लिए यूज़ होगा, राज के लिए होगा ना, तो उसके राज के बगल में लिखा जाएगा तो बेटर रहेगा। अब ये इसका क्या बन गया है, एंटीसीडेंट, जिसके लिए ये हु इस्तेमाल किया गया है। राइट, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। द गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड, लड़की जो मेरे दोस्त की क्या है, बेटी है। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसने क्या जीता है, पहला इनाम जीता है। द गर्ल, अब ये लड़की कौन है, फ्रेंड की डॉटर। लड़की का डिस्क्रिप्शन पहले ही लिखा है, ये कोई अलग से लड़की नहीं है, यही लड़की कौन है, मेरे दोस्त की बेटी है। अब यही लड़की जो मेरे दोस्त की बेटी है, उसने क्या करा, पहला इनाम जीता। तो मैंने क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के बाजू में रहेगा तो ही बेटर रहेगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन देके आपको उलझा सकते हो, ठीक है ना। तो द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड। कैसा जमेगा, द गर्ल, किस तरीके से जमाओगे आप, द गर्ल रिलेटिव प्रोनाउन उठाया आपने, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, फिर ये सेंटर उठा के लिख दो, इज द डॉटर ऑफ माई फ्रेंड। समझ में आ गया।
पहले क्या करोगे, द गर्ल वैसा का वैसा, क्योंकि ये जो पहला इनाम जीता ये दोस्त ने नहीं जीता, ये लड़की नहीं जीता, जो कि इसकी बेटी है, तो ये जो हु होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन उसके एंटीसीडेंट के पास ही रहेगा तो ही बेटर रहेगा। द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज द डॉटर ऑफ माय फ्रेंड, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ आपके डाउट्स जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप्स करें, ताकि मुझे मैं समझ पाऊँ, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपको प्रॉब्लम से क्या जा रही है, राइट। क्योंकि मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, मुझे कोई भी ऐसा कॉमेंट्स नहीं मिल रहा है जिससे मैं ये समझ सकूँ कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू दैट जस्ट ड्रॉप सम कॉमेंट्स वेयर इज आई कैन इम्प्रूव, कहाँ पे किस तरीके से हो सकता है। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि सर बहुत तेज़ चलते हो तो थोड़ा स्लो पढ़ाया करो, तो मैं उस चीज़ पे थोड़ा मैंने आज थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट किया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। आई जस्ट वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, वंस अगेन आई वुड से थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।